वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन आप सबको वेलकम करती है केमिस्ट्री क्लास में। और आज मैं आपको केमिस्ट्री का सिंपल सा इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ, जिसमें हमने सिर्फ केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करनी है ताकि स्टूडेंट को पता हो सके कि वो केमिस्ट्री किस तरह पर डिफ़ाइन कर सकती है। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या चीज़ है? आप सबको पता है कि केमिस्ट्री जो है ये साइंस का ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस। लेकिन साइंस के तो मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांचेस होती है। ये किस तरह का ब्रांच है? देखो, इसकी डिफिनीशन से या इंट्रोडक्शन से हमें पता चल जाएगा कि ये किस तरह का ब्रांच है। मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ टीचर्स, रेस्पेक्टेड टीचर्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं। आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा केमिस्ट्री का, फिर नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा इंट्रोडक्शन भी किया जाएगा। लेकिन आज के लेक्चर में एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो क्या है कि हम कहते हैं कि केमिस्ट्री में हम मैटर को स्टडी करते हैं। किस तरह मैटर को स्टडी करते हैं? द साइंटिफिक study of matter is called chemistry। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री कहा जाता है। कि जब आपने मैटर को साइंटिफिकली स्टडी किया तो उसका नाम होगा केमिस्ट्री। या ऐसा नॉलेज जो आपने मैटर के बारे में गेन तो किया है, लेकिन साइंटिफिकली आपने गेन किया है, साइंटिफिकली आपने गेन की हो, ऐसे नॉलेज को आप केमिस्ट्री का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर साइंटिफिक स्टडी से मुराद क्या है? इससे पहले मैं आपको मैटर बताऊंगा कि मैटर क्या चीज़ है। देखो, मैटर जो है एक ऐसा चीज़ है, मैटर हर वो चीज़ जिसका मास हो और जो स्पेस को ऑक्युपाई करे, हर वो चीज़ जिसका मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करे उसको मैटर कहा जाता है। ठीक है, आप यूँ कही कि ऐसा चीज़ जिसका मास हो और वॉल्यूम हो, जिसका मास हो और वॉल्यूम हो, उसको मैटर कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको मास के बारे में अगर बताता जाऊँ तो मुख्तलिफ़ बॉडीज़ होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की मैटर होती है। इस बॉडीज़ में ये क्वांटिटी है, किस चीज़ का? क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में मैटर की मकदार को मास कहा जाता है। अब मुख्तलिफ़ किस्म की बॉडीज़ हैं, कुछ के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर काफ़ी ज़्यादा होता है, कुछ के अंदर कम होती है। तो उन मास के लिहाज से हम फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा बॉडी मैसिव है और कौन सा बॉडी लेस मैसिव है। ठीक है, तो इन लिहाज पर बॉडी की दो किस्म होती है, और भी बहुत सारे, लेकिन कुछ बॉडीज़ जो है उसको हम कहते हैं मैसिव या उसको हम कहते हैं हेवियर बॉडीज़, और कुछ के ऑन मैसिव या लेस मैसिव होती है। लेस मैसिव या उसको कहा जाता है लाइटर बॉडीज़।
बॉडीज। तो लाइटर बॉडीज का मतलब होता है इसमें मास की क्वांटिटी कम है, और मैसिव का मतलब होता है जिसमें मास की मैटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो। ठीक है, वॉल्यूम क्या चीज़ है? देखो, पहले मैंने बताया कि वॉल्यूम का मतलब है स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर, स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर, उसको कहा जाता है वॉल्यूम। कि एक मैटर है, उसने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है, उस स्पेस को जो एक मैटर ऑक्युपाई करता है उसको वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, और वॉल्यूम को आप स्पेशली जो उसके लिए यूनिट यूज़ होता है वो है मीटर क्यूब। ये एसआई यूनिट है वॉल्यूम के लिए, और मास के लिए जो एसआई यूनिट है वो केजी है, केजी। ठीक है, तो ये था टर्म्स यूज एंड डेफिनेशन। अब साइंटिफिक मेन टर्म जो है वो साइंटिफिक स्टडी है। देखो, साइंटिफिक स्टडी क्या चीज़ है? व्हाट इज साइंटिफिक स्टडी? साइंटिफिक स्टडी से मुराद एक ऐसा स्टडी जिसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो, ऐसा जिसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो। क्या कुछ इन्वॉल्व हो? नंबर फर्स्ट, जिसमें ऑब्जर्वेशन हो, जिसमें ऑब्जर्वेशन हो, और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हो, जिसमें ऑब्जर्वेशन हो और एक्सपेरिमेंट हो। उस स्टडी को साइंटिफिक स्टडी कहा जाता है। ठीक है, अब किस तरह हम मैटर को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं? एक मैटर को हमने किस तरह साइंटिफिक स्टडी करनी है? ठीक है, मिसाल के तौर पर आप सबको पता है कि मैटर जो है, मैटर बेसिकली एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। वैसे तो चौथा स्टेट भी होता है, उसको प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है, लेकिन इंट्रोडक्शन को सेटिस्फाइड करने के लिए हमने सिर्फ 3 स्टेट का यूज़ करना है। ठीक है, एक स्टेट का नाम है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। दूसरा स्टेट जो है उसको कहा जाता है लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ठीक, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, अब हमने ऑब्जर्वेशन करनी है। सपोज करिए इन 3 स्टेट्स में से हमने एक स्टेट उठाया, और वो स्टेट कौन सा है? सपोज करिए हमने सॉलिड स्टेट उठाया, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट को उठा लिया। ठीक है, जब हमने सॉलिड स्टेट का क्या कर दिया, ऑब्जर्वेशन किया, इन सॉलिड स्टेट का हमने ऑब्जर्वेशन किया, और डेफिनेटली आप सबको पता है कि ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो गेन किया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन जब हमने सॉलिड स्टेट का किया तो हमें पता चला, थ्रू ऑब्जर्वेशन हमें पता चला कि जो सॉलिड स्टेट है ये क्या होती है? रिजिड होती है। रिजिड मतलब क्या होती है? हार्ड होती है, हार्ड। ये हार्ड होती है, रिजिड होती है। ठीक है, हार्ड का मतलब क्या है? देखो, हार्ड का मतलब क्या है और रिजिड का मतलब क्या है? रिजिड का मतलब होता है इसमें एबिलिटी टू, ये जो है कंप्रेशन के लिए इसमें इजीली कंप्रेस नहीं किया जाता। यानी रिजिड मीन कैन नॉट कंप्रेस्ड, यानी इसको कंप्रेस्ड नहीं किया जाता।
इन्हें easily compressed नहीं किया जाता, इसको रिजिड कहा जाता है। जो चीज़ easily compressed नहीं किया जाता तो हम कहते हैं ये चीज़ रिजिड है, ठीक है। हार्ड का मतलब क्या होता है? हार्ड का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो आसानी से बेंड न किया जाए, कैन नॉट बेंड easily, जो easily बेंड ना की जाए उसको हार्ड कहा जाता है। तो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हमें पता चला कि जो सॉलिड स्टेट है ये सख्त है, सॉलिड है, ये रिजिड है और हार्ड है, ठीक है। दूसरा हमें ये मालूमात मिला ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर कि ये जो सॉलिड स्टेट है मैटर का, इसकी डेफिनेट शेप है। क्या है? डेफिनेट शेप है। तीसरा जो हमें मालूमात मिला ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर वो क्या है कि इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट वॉल्यूम है। क्लियर? तो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हमने इन तीन चीज़ों को मैटर सॉलिड स्टेट के बारे में गेन किया कि रिजिड है, डेफिनेट शेप रखता है और डेफिनेट वॉल्यूम रखता है, ठीक है। तो अब ये तो ऑब्जर्वेशन हुआ। अब हमने साइंटिफिकली उसको मज़ीद आगे प्रोसीड करनी है कि भाई ये ऐसा क्यों है, डेफिनेट शेप क्यों है या डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है और रिजिड क्यों है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तो वही सिंपल हमने उठा लिया। तो आपको पता है फिर से हमने एक्सपेरिमेंट के लिए सेम सिंपल उठा लिया। अब हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और प्रूव करते हैं इस बात को कि ये क्यों रिजिड है, डेफिनेट शेप क्यों है और डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है। तो हमने सॉलिड स्टेट को फिर से उठा लिया, ठीक है। सॉलिड स्टेट को हमने फिर से उठा लिया। तो जब हमने उठा लिया तो हमें पता है कि इस सॉलिड स्टेट जो है ये भी मेड फ्रॉम पार्टिकल्स, छोटी छोटी ज़रात से मिलकर बना हुआ होता है पार्टिकल्स, ठीक है। ये पार्टिकल्स क्या होती है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो सकती है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये सॉलिड स्टेट भी पार्टिकल्स से मिलकर बना है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स है, इन्हें पार्टिकल्स, ये एक पार्टिकल हुआ, ये दूसरा पार्टिकल है, किसका? सॉलिड स्टेट का। हमने देखा एक्सपेरिमेंट के दौरान कि इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को साइंटिस्ट ने नाम दिया है एंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। एंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। तो सॉलिड की जो पार्टिकल है उसके बीच में अपने एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन देगा और वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो है इन पार्टिकल के बीच में उनको एंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कहा जाता है, ठीक है। एंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये जो पार्टिकल है particles of solid state, particle of solid state fixed together, एक दूसरे के साथ फिक्ट किया जाता है। इन अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एक सॉलिड का जो पार्टिकल है एक दूसरे के साथ क्लोजली फिक्ट अप किया जाता है, यानी फिक्ट टुगेदर। ये जो पैकिंग है किस तरह का पैकिंग है? ये का क्लोजली पैकिंग है और ये क्लोजली पैकिंग जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से है।
तो यहाँ से पता चला कि जब चीज़ों को आप क्लोजली पिकअप करोगे, यानी एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली उसको फिट किया जाए, तो क्लोजली फिकिंग की वजह से, इस क्लोज फिकिंग की वजह से क्या होता है कि ये जो मैटर है, यानी ड्यू टू दिस क्लोजली एंड स्ट्रांगली फिकिंग ऑफ particles, मैटर गेट या गेन क्या, रिजिडिटी, ठीक है। इन क्लोजली पिकिंग की वजह से मैटर को रिजिडिटी मिल जाता है, ठीक है। और जब वो क्लोजली पिक किया जाता है और एक दूसरे को क्लोजली, एक दूसरे के साथ क्लोजली रखा हुआ है, तो उनको, इस मैटर को एक प्रॉपर शेप मिलता है, एक प्रॉपर शेप मिलता है। और जब प्रॉपर शेप होता है तो इसका मतलब है कि इसका प्रॉपर वॉल्यूम है, प्रॉपर या डेफिनेट वॉल्यूम है। तो हमने साइंटिफिकली मैटर के सॉलिड स्टेट को डिस्कस किया कि ये रिजिड है, हार्ड है, या डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। रीज़न, इसका एक रीज़न जो है, एक रीज़न इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है। और जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है। और स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के जो पार्टिकल्स है, डेफिनेटली आप सबको पता है कि हर मैटर कुछ ना कुछ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो सॉलिड का जो पार्टिकल्स है उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग सा अट्रैक्शन होता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है। जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मौजूद है, एग्जिस्टेंस करता है, तो उन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल, ये जो पार्टिकल्स है, एक दूसरे के करीब आएगा। और करीब आने के साथ साथ एक दूसरे के साथ क्लोजली पिक होगा। पिकिंग का मतलब है कि कुछ फोर्स की वजह से दो सब्सटेंस जब आपस में मिली हुई है उसको पिकिंग कहा जाता है। तो इन क्लोजली पिकिंग जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से है। और ये क्लोजली पिकिंग जो है ये एक मैटर को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, डेफिनेट वॉल्यूम प्रोवाइड करता है और उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए सॉलिड स्टेट का जो है डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है और उसकी साथ रिजिडिटी है। तो ये मैंने आपको सिर्फ प्रूव करना था कि भाई केमिस्ट्री जो है इसमें हमने साइंटिफिकली मैटर को उठा के स्टडी करनी है, ठीक है। इसके साथ अपने सॉलिड लिक्विड के ऊपर भी ये इस तरह का स्टडी अप्लाई कर सकती है, गैसेस के लिए भी अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा ये तो मैंने स्टेट्स के बारे में बताया, ठीक है। हमने अदर चीज़ों को भी साइंटिफिकली स्टडी करती है। मिसाल के तौर पर अगर हम एटॉमिक लेवल पे बात करें, कुछ एटम्स है हमने देखा वो काफ़ी क्विकली रिएक्ट करती है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है, तो हम कहते हैं भाई ये एटम्स जो है या एलिमेंट जो है ये मोस्ट रिएक्टिव है। और उनके मुकाबले में कुछ और एटम्स है वो सही तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे, तो हम कहते हैं लेस रिएक्टिव है। या हम कहते हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो क्विकली रिएक्ट करता है, ये अनस्टेबल है, ठीक। और दूसरे साइड पर ऑन द अदर हैंड्स हम कहते हैं कि जो दूसरे एलिमेंट्स है ये रिएक्ट नहीं कर रहे, तो हम कहते हैं स्टेबल एटम्स है। ये तो हमने ऑब्जर्वेशन से देख लिया कि ये स्टेबल से। अब सवाल पैदा होता है कि भाई आपने तो ऑब्जर्वेशन कर लिया कि ये चीज़ सही से रिएक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ सही से रिएक्ट नहीं कर रहे, तो कहते हैं कि ये चीज़ मोस्ट रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, या ये चीज़ स्टेबल है, ये दूसरा चीज़ जो है अनस्टेबल है, ठीक है। ये तो ऑब्जर्वेशन ही बता रहे, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट भी करनी है कि क्यों ऐसा है। एक एलिमेंट्स है वो स्टेबल है, रिएक्ट नहीं कर रहे, दूसरा एलिमेंट्स है वो अनस्टेबल है, रिएक्ट कर रहे, ऐसा क्यों। तो उसके लिए भी हमने केमिस्ट्री
की रूल ही फ्लाई करनी है। केमिस्ट्री में चूँकि हमने एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करनी है तो हमने एक्सपेरिमेंट करना है कि भाई जो एलिमेंट्स अनस्टेबल है, जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो मोस्ट रिएक्टिव है, वो इसलिए मोस्ट रिएक्टिव है, इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि उनकी हाई एनर्जेटिक स्टेट में है, हाई एनर्जेटिक स्टेट में है। और हाई एनर्जेटिक स्टेट का मतलब है गैसियस स्टेट में है और वो अपना एनर्जी को लो करना चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, इसलिए वो रिएक्ट कर रहे हैं ताकि वो अपना एनर्जी को कम करे, हाई एनर्जेटिक स्टेट से वो लो एनर्जेटिक स्टेट में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए वो रिएक्टिव है। हमें पता चला कि ये हाई एनर्जेटिक स्टेट में है इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं। या उनके लिए जो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं, वो कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट या कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हासिल करने के लिए वो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरा ऑन द अदर हैंड जो अदर एलिमेंट्स है जो रिएक्ट नहीं कर रहे वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो एक तो हाई एनर्जेटिक स्टेट में नहीं है, या अगर वो गैसियस स्टेट में है तो उनका जो वैलेंसी है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है विदिन शेल्स वो काफ़ी कंप्लीट्स है, और जिसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कंप्लीट हो वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो इन चीज़ों को हमने केमिस्ट्री में अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, ये मैंने प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल दिया और बाकी वैसे ही मैंने आपको डिस्कस किया। उम्मीद है आपने कुछ अंडरस्टैंड किया होगा और चैनल को जो है उनको प्रमोट करें। आपकी एक लाइक की वजह से, शेयर की वजह से और सब्सक्राइब की वजह से हम मोटिवेट हो सकते हैं और मज़ीद आपके लिए इंफॉर्मेटिव लेक्चर लेकर आए करेंगे। और उम्मीद है ये जो मैंने आज आपको डिस्कस किया ये पसंद आया होगा और दिल लगाकर पढ़ी, एंजॉय करी और अपने आप को किसी पॉइंट पर अपने गोल को हासिल करने के लिए हर वक्त हमारे ताउन आपके साथ है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।